अगर युद्ध की तैयारी बहुत अच्छी हो ना, तो कहते हैं आधा युद्ध तो मैदान में जाने से पहले ही जीत जाते हैं। बात कर रहा हूं मैं आपकी प्लानिंग को लेकर। तो सीटेट का पब्लिक नोटिफिकेशन आ गया है, 2 दिन पहले आया था। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है। तो अब आपका आगे इरादा क्या है? आप किस तरह से प्लान करना चाहते हैं सीटेट को? आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या आप सिलेबस के बारे में जानते हैं सब कुछ? तो ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इस वीडियो में आपको मैं पूरा सिलेबस समझाऊंगा, एग्जाम का पैटर्न समझाऊंगा, और नोटिफिकेशन में क्या क्या मुख्य बातें वो सबको समझाऊंगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या अच्छी बातें हैं वो सबको समझाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए पूरी सीटेट की गाइड होगी। अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको इसके अलावा कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं अजीत नागर और आप देख रहे हैं परफेक्ट एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पर। तो शुरुआत करते हैं सीटेट के बारे में जानने से। सीटेट जुलाई 2023 है। इसका मतलब जुलाई में आपका सीटेट का पेपर होने वाला है। सीटेट की फुल फॉर्म है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 27/4/2023 से, यानी कि दिन था बृहस्पतिवार, थर्सडे का, और 27/4/2023 से आपके फॉर्म शुरू हो गए थे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 26/5/2023, यानी कि 26 मई 2023 रात के 11:59 यानी कि 59 पर वेबसाइट बंद हो जाएगी। आप उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। आपको पता है कि इससे पहले जो परीक्षा हुई है वो भी ऑनलाइन थी। तो कंटिन्यू 2 बार ऑनलाइन परीक्षाएं हो चुकी हैं, जुलाई और अगस्त। इसका मतलब जो एग्जाम डेट है वो जुलाई और अगस्त दी है। तो इसका मतलब ये कि जुलाई, लगभग 20 जुलाई के आसपास से आपके एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। ये मल्टीपल शिफ्टिंग में एग्जाम होते हैं, आप सभी जानते हैं, और लंबे समय तक चलते रहते हैं। लगभग 1 महीने तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो हो सकता है 15 या 20 जुलाई से आपके एग्जाम शुरू हो जाएं और अगस्त 2023 तक जाएं। एडमिट कार्ड अवेलेबल जो होगा वो बिफोर एग्जाम होगा, सब जानते हैं। उसी पे आपका सेंटर भी डाला जाएगा कि आपका सेंटर कहां कैसे है। और आंसर की जो अवेलेबल होगी वो आफ्टर एग्जाम होगी। और रिजल्ट जो होगा उसको नोटिफाइड कर देंगे, बता देंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो बाकी सारी चीजें आप सीटेट की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन और पब्लिक नोटिस में से मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए निकाल के दे दिए। तो 2 डेट याद रखिएगा, फॉर्म 27/4 से शुरू हो गए हैं और फॉर्म 26/5 पे खत्म हो जाएंगे। दोनों डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। मेरा खुद का मानना है एक बार आप पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत ध्यान से पढ़ें, उसका एक एक पॉइंट पढ़ें, उसको समझें, क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, आप समझे मेरी बात को, उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें तो आपका आधा माइंड सेट हो जाएगा। भाई एप्लीकेशन फी भी देख लीजिए एक बार। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस के लिए फीस 1000 है सिंगल पेपर के लिए। अगर आप केवल फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में से कोई एक पेपर भरते हैं और आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और यही फी एससी, एसटी और पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनको 500 रुपीज देनी पड़ेगी। और अगर आप बोथ पेपर तैयार करना चाहते हैं तो आप लोगों की जो फीस होगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1200 रुपए होगी, और यही फीस एससी, एसटी और पीएच वालों की 600 रुपीज होगी। आपका जो पेमेंट मोड रहेगा, आप चाहे तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ई चालान के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सुविधाएं देता है सीबीएसई बोर्ड, सीटेट बोर्ड बहुत सुविधाएं देता है। आपका जो मोड हो उस पर जाके आप कर सकते हैं। चलिए भाई अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और कौन बच्चे फॉर्म नहीं कर सकते हैं। आपने इंटरमीडिएट यानी कि 12th की परीक्षा दी होगी, अगर उसमें आपके 50% है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि आपके 12th में 50% होने चाहिए। बैचलर डिग्री जिसको आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, अन्य कुछ, उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि 2 क्राइटेरिया पहले समझो, 12th में आपके 50% होने चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी आपके 50% होने चाहिए मिनिमम। 50% से अगर आपका 0.1% भी नीचे है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं। पेपर फर्स्ट कौन कौन बच्चे दे सकते हैं? इन दोनों के अलावा आपने इनमें से कोई एक डिग्री ले रखी हो, या तो आपने बीएड कर रखी हो, या आपने डीएलएड कर रखी हो, या आपने बीटीसी कर रखी हो, या एनटीटी कर रखी हो, या 4 ईयर डीएलएड। बीटीसी को जब डीएलएड कहते हैं,
अब तो बीटीसी को डीएलएड कहते हैं, यानी कि जिसने डीएलएड से पहले बीटीसी कर रखी है। इन चारों में से आपने कोई एक कर रखी हो, 5 में से, बीएड, डीएलएड, बीटीसी, एनटीटी, 4 ईयर बीएड, इनमें से कोई एक भी सर्टिफिकेट या डिग्री आपके पास है तो आप पेपर फर्स्ट दे सकते हैं। लेकिन पेपर सेकंड मेरे बेटा वही बच्चा दे पाएगा जिसके पास बीएड की डिग्री होगी। पेपर सेकंड केवल बीएड वाले ही दे सकते हैं, फर्स्ट सब दे सकते हैं। और जो आपकी परीक्षा है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो कहते हैं ना तुक्का लगाना, आप तुक्का लगाने वाले प्रोसेस पे भी चल सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बेटा। चलिए, जो अब देख लेते हैं क्वालिफाई मार्क्स क्या होंगे। जब आप एग्जाम देंगे तो आप कितने पे क्वालिफाई कर जाएंगे। आप सब जानते हैं कि पेपर 150 नंबर का होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से 90 नंबर लाने होंगे। अगर आपके 90 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150, ये 60% बैठता है। अगर आपके 60% मार्क्स है तो बहुत आसानी से आप पास हो जाएंगे, क्वालिफाइंग कर जाएंगे। जनरल के लिए है ये। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो बेटा आपको 150 में से 82 नंबर लाने होंगे। अगर 150 में से आपके 82 मार्क्स है तो आप एससी, एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो 82 नंबर 150 में से लगभग 55% के आसपास होते हैं। तो आप इधर देखिएगा, 150 में से 90 लेके आओ तो क्वालिफाई कर देंगे, और अगर 150 में से आप 82 लेके आते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे, आप बशर्ते ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हो। चलिए भी आगे चलते हैं। अब पेपर का नेचर क्या था, पैटर्न कैसा होता है, पहले वो समझ लीजिए। भाई पेपर में 5 सब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूं। इसमें जो सबसे पहले होगा वो होगा लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश या भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई सी भी आप फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश, संस्कृत और पेडागोजी में से कोई सी ले सकते हैं। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जो कॉन्वेंट या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं, वो ज्यादातर बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी की जगह इंग्लिश रखते हैं, और जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या रही है, आपकी स्कूलिंग किस में हुई है। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र है उनकी हिंदी पे थोड़ी अच्छी पकड़ होगी, ऐसे बच्चे फर्स्ट पेपर में हिंदी लीजिएगा, और सेकंड में वो संस्कृत ले लीजिएगा, या इंग्लिश लेना चाहो इंग्लिश ले लीजिएगा। लेकिन जिनको लगता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, चाहे मैं यूपी बोर्ड से या किसी और बोर्ड से क्यों ना से, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। खैर मुद्दे पर आते हैं। हिंदी तो एक पेपर में लेना ही पड़ेगा, या तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले लो या सेकंड ले लो। हिंदी तो कंपलसरी है, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक लेनी पड़ेगी। बाकी जो तुम लेना चाहो भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से कोई सी भाषा ले सकते हो। तो जो हिंदी का जो पेपर आता है बेटा वो 30 नंबर का पेपर आएगा। उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन होंगे उसमें से 15 क्वेश्चन हिंदी कंटेंट के होंगे, और बेटा 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे। तो हिंदी का कंटेंट जो आपने पढ़ा है हिंदी में, और पेडागोजी दोनों मिला के आपका 30 नंबर होगा। जो हिंदी का 15 का कंटेंट होगा आप सब जानते हो, उसमें 15 नंबर का क्या होगा, 15 में से कॉम्प्रीहेंशन होंगे 2, हिंदी में कहते हैं गद्यांश और एक पद्यांश। एक गद्यांश एक पद्यांश हो सकता है, या 2 गद्यांश हो सकते हैं। इंग्लिश का भी यही होगा, इंग्लिश का 15 का कंटेंट होगा, 15 नंबर की पेडागोजी होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं सीडीपी, जिसको आप बाल विकास कहते हैं। बाल विकास और उसकी पेडागोजी भी 30 नंबर की ही होगी। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं सीडीपी को ही आप पेडागोजी कहते हैं। अगर आप 30 नंबर की सीडीपी किसी अच्छे टीचर से ढंग से पढ़ लें, अच्छा कंटेंट आपके पास हो और अच्छा टीचर आपको मिल जाए, और आप भी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ सबकी पेडागोजी केवल सीडीपी की पेडागोजी कवर कर देगी। सीडीपी को पढ़ने का मतलब बाकी के बाद के 50 नंबर सब सीडीपी में ही आ जाते हैं। तो आपको मेन टारगेट जो बना रहा है वो सीडीपी को बनाना है। चलिए भाई, ईवीएस प्लस पेडागोजी ये भी 30 नंबर की है, और मैथ्स प्लस पेडागोजी ये भी 30 नंबर की है। यानी कि आपका पेपर 150 का है, और 150 में से 75 का आपका कंटेंट होगा और 75 का आपकी पेडागोजी होगी। दोनों बराबर का हिस्सा रखते हैं।
तो आपको अगर ऐसा लगता है कि केवल पेडागोजी पढ़ने से पास हो जाएंगे तो भी गड़बड़ है। आपको पेडागोजी और कंटेंट दोनों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। पॉइंट क्लियर। पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट, और 150 मिनट का मतलब होता है 150 मिनट में 150 क्वेश्चन, यानी कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलेगी। 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, टाइम ठीक ठाक है। अब आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। देखो सेकंड पेपर में क्या होगा, सेकंड पेपर में लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड वही रहेंगे सीडीपी। ये 3 पेपर एक जैसे रहेंगे। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, 3 तो कॉमन होते हैं, इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड और हमारा सीडीपी। चौथा पेपर अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप लेते हैं मैथ साइंस, ये 60 नंबर के पेपर होता है ये। और अगर आप आर्ट साइड से तो आप लेते हैं एसएसटी, और प्लस पेडागोजी तो होती ही होती है सब में। ये भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। और जो आप पास हो जाएंगे, और पास होने के कुछ समय बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सीटेट पास होने वाला, सीटेट क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसकी वैलिडिटी आजीवन है। इसका मतलब यह है अगर आपने एक बार सीटेट पास कर लिया तो आजीवन आपको सीटेट देने की जरूरत ही नहीं है। आपका मन करे दे दीजिए, अगर आपको लगता है अच्छे नंबर नहीं आए, इस बार मैं दूंगी तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर ना देना चाहे तो कोई देने की जरूरत भी नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते बेटा। ये मैं तुम्हारे थोड़ा माइंड सेट हो जाए, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे स्ट्रेटजी पे। इससे पहले पेपर हुआ था 2022 में, ये चल रहा है 2023, और 2022 में आप जानते हैं पेपर कब हुआ था। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पेपर में 17,04,282 स्टूडेंट्स बैठे थे। फॉर्म भरा था 17,04,282 स्टूडेंट्स ने, और जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे यानी कि जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स है वो है 14,22,959, और जो पास हुए थे वो थे 5,79,844, 579,844। और अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 40% के आसपास पास हुए थे, यानी कि फर्स्ट पेपर में 60% स्टूडेंट फेल हुए, 40% स्टूडेंट पास हुए। सेकंड पेपर के भी लगभग यही हालत रही। 15,39,464 स्टूडेंट बैठे सेकंड पे, रजिस्ट्रेशन किया। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे 12,76,071 और जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स है वो थे 3,76,025। ये परसेंटेज भी लगभग इसी के आसपास बैठता है। तो एवरेज में ज्यादा फोकस फर्स्ट पेपर पे करके बोल रहा हूं कि भाई 40% रिजल्ट बना 2022 का। पहले रिजल्ट बहुत अच्छा बनता था, धीरे धीरे रिजल्ट डाउन हुआ। क्या वजह रही, इस पे डिटेल से बात करेंगे। ये बताना बहुत जरूरत है जिससे आपको पता लग जाए कि फॉर्म 17-17, 18-18, 20-20 लाख फॉर्म भरते हैं, और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो लगभग ये 32.5 लाख फॉर्म भरे गए सीटेट में। 32.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं सीटेट में, तो अच्छी खासी जनसंख्या इस फॉर्म को भरती है। इसकी दीवानगी बहुत ज्यादा है लोगों में। तो भाई इतने दीवानगी के बाद तुम्हारा नंबर कैसा आएगा ये सोचने वाली बात है कि तुम किस तरह से फोकस करोगे। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है तो इस पेपर को मत भरिए, क्या फायदा फेल होने का। तुक्का बहुत कम लोगों को लगता है जो बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के लाते हैं। तुक्का 0.1% लग जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। और जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो सोचते हैं कि यार ये पेपर बहुत मस्ती के साथ देना है, बहुत प्लानिंग के साथ देना है, वो 99.99% सफल होते हैं। तो अब हम चलते इसके मेन पार्ट पर कि सर क्या करना है, कैसे करना है, हम क्या प्लानिंग करें। आगे देखिए लिखा है मेरा स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्यों आवश्यक है? स्ट्रेटजी इसलिए आवश्यक है कि आधे अधूरे मन से अगर हम एग्जाम देंगे तो एग्जाम से बहुत दूर हो जाएंगे। और अगर आपने इरादा ही कर लिया कि एग्जाम से बहुत दूर जाना है तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, फिर तो मेरी यहां आने की कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो सर हमें कोई ऐसी प्लानिंग बताओ कि वास्तव में हमारा पेपर बहुत चले, अच्छे नंबर आए, 150 में से सर हम 140 प्लस ला सकते हैं, भैया ला सकते हो, क्यों नहीं ला सकते हो, कोई नई बात थोड़ी है। पिछले एग्जाम में बहुत सारे बच्चे लेके आए, ऐसे बच्चे भी लेके आए जिन्होंने कहीं से कोचिंग नहीं की, वो भी बच्चे लेके आए। कोचिंग करना, ऑनलाइन कोचिंग करना, ऑफलाइन कोचिंग करना, सेल्फ स्टडी, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आप कोचिंग करें या ना करें, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप कैसे तैयारी करेंगे। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं
क्योंकि ये फॉर्म तो कोई भी भर सकता है जिन्होंने बीएड में एंट्रेंस देकर एग्जाम में बीएड में अभी ज्वाइन ही किया है, अभी बीएड में बैठा है, वो क्लासेस ले रहा है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। जो बीएड में एपीआर हुआ वो भी फॉर्म भर सकता है, जो डीएलएड में एपीआर हुआ वो भी फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं है कि जब आप बीएड पास हो जाओगे तब, ना 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 ना, अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में एपीआर हुए ना, आप बीएड में पहले दिन ही गए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप डीएलएड में पहले दिन गए तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को इस बार तो और ज्यादा लोगों के भरने की संभावना है। तो इसमें वही निकलेंगे, वही जीतेंगे जिनकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होगी। सर तो क्या करें प्लानिंग के लिए? देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। बेटा तो ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, इनसे एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट्स होंगी। और जो पेपर का नेचर है वो कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि पेपर जो है वो अवधारणात्मक है, तथ्यात्मक नहीं है। यानी कि आप रट कर नहीं जा सकते, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, आपको चैप्टर को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा और उसके बेस्ड पर क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो चैप्टर से डिट्टो उठ के क्वेश्चन आ जाएंगे, ना, आप गलत सोच रहे हैं। चैप्टर से डिट्टो उठ के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोचिंग के नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आते कहां से हैं? नोट्स हो या सेल्फ स्टडी हो, आप जब कंटेंट को बहुत डीप और ढंग से पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक आपके माइंड में थ्योरी सेट होगी, वो आपकी मदद करेगी 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनने के लिए। तो बेटा कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, थ्योरी महत्वपूर्ण नहीं है। थ्योरी से माइंड में चीजें कितनी बनी, वो बेस बन के क्वेश्चन सॉल्व कराने में आपकी मदद करेगा। तो फैक्ट के पीछे नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, चीजों को समझना है, चीजों को रिलेट करना है। बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूं, देखिए क्या क्या चीजें मदद करेंगी हमारी एग्जाम को बहुत अच्छा कराने में। सबसे पहले भाई 100% अगर आप चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं, 140% मेरे 140 आउट ऑफ 150 में से आए, तो आपको करना क्या है भाई? सबसे पहले मैंने लिखा है फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। जो टीचर, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक नोटबुक साथ में लेके बैठ जाइए और जो आपको महत्वपूर्ण बातें लिखें उनको अंडरलाइन कर लीजिए या नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए। और पहली बार में ना आप जब अंडरलाइन करेंगे तो जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे जो पहली बार मैंने चीज अंडरलाइन की वो तो बेकार की कर ली, क्योंकि आपको कम से कम एक बुक को 2 या 3 बार पढ़ना है। तो फोकस ऑन मोर कॉन्सेप्ट। इसके बाद भाई अगर आप चाहते कि सर फाइनल बताओ, तो ये जो PYQs होते हैं ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये गीता है, ये कुरान है, बाइबल है टेट की, ये वो है जो तुम्हें मुक्ति दिला देगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम्हें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तुम्हें एक सोच बनाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम पूछता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ये 4 ऑप्शंस कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मैं चीजों को कैसे कनेक्ट करूं। तो भाई जितने आप PYQs पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्न पत्रों को जितना निकालेंगे, और कौन कौन से जो ऑनलाइन पैटर्न जब से हुआ बस उनसे मतलब आपको, ऑनलाइन पैटर्न 2 बार हुआ है, केवल आपको ऑनलाइन पैटर्न से मतलब है, ऑफलाइन वाले छोड़ दीजिए। तो आप 2020 से पहले जो पेपर हुए उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, उन पे बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए, क्योंकि जब से ऑनलाइन पैटर्न हुआ है ना, जब से CBT बेस्ड हुआ है, तब से इसका सारा पैटर्न ही बदल गया है, इनकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, क्वेश्चन का नेचर ही बदल दिया है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे IAS PCS में आया करते थे, स्टैंडर्ड पेपर हो गया है। मतलब अब बच्चा उलझ जाएगा अगर रट के जाएगा, अगर बच्चे ने डीप स्टडी नहीं की है, प्लानिंग नहीं की है, तो फंस जाएगा। तो भाई जिसमें युद्ध में उतरने वाला हूं, पहले ये तो देख लो इस युद्ध में पहले योद्धा कैसे रहे हैं। तो पिछले ईयर के लास्ट 2 ईयर के लास्ट 2 CTET के पेपर देख लीजिए, जो लास्ट 2 CTET हुए हैं, 2 CTET हुए, उनके पेपर देख लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूं अगर तुमने उनके पेपर देखे और प्रीवियस पेपर सारे ढंग से समझे, प्लानिंग के साथ समझे, नोटबुक लेके समझे। देखो प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं समझाऊंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन कैसे देखे जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, और PYQ लगाने से पहले आपको क्या क्या पढ़ लेना है जिससे PYQ आपके बहुत आसान हो जाए। मेरे पास बहुत तरीके हैं, मुझे एक लंबा अनुभव है, मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, मेरी टीम बहुत लंबे समय से काम कर रही है। परफेक्ट एकेडमी लगभग 2011 में जब पहली बार CTET निकला था तब से ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज पढ़ा रहा है। ऑफलाइन तो तभी से पढ़ा रहा है, ऑनलाइन तो अभी स्टार्ट किए।
लेकिन ऑफलाइन हम लंबे समय से हमें तजुर्बा है, हमें बहुत अच्छी नॉलेज है कि बच्चा पढ़ते समझ के दिमाग में क्या डाउट्स चलते हैं। तो एक एलिमिनेशन मेथड का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर निकालेंगे, तब आपकी एक सोच बनेगी। और मैं बहुत अच्छे ना कुछ टिप्स देता हूं आपको जो आपकी मदद करेंगे। देखो क्या टिप्स है। सबसे पहले ज्यादातर क्वेश्चन आपके ना, ये एन रह गया है यहां, कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसको मैं हिंदी में बता देता हूं, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है। एक होती है क्लास रूम, जो क्लास रूम होता है वो रचनावादी कक्षाएं होनी चाहिए, और रचनावादी कक्षाओं में जीन पियाजे ने बहुत जोर दिया था, और ओसुबेल ने जोर दिया था, ब्रूनर ने जोर दिया था। जो रचनावादी कक्षाएं होती हैं उसमें से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, एमसीक्यू बहुत मदद करेंगे आपके। एलिमिनेशन मेथड इनके थ्रू लगेगा, यानी कि आप रचनावादी कक्षाएं कैसी होती है एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास कैसी होती हैं आपको पता होना चाहिए। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होते हैं, यानी कि समावेशी कक्षाएं होती है। समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी कक्षाएं कैसी होती है, रचनावादी कक्षाएं कैसी होती है। भाई बहुत सारे एमसीक्यू इन्हीं पे बनते हैं। एनसीएफ 2005 गीता की तरह रट के जाओ, तैयार करके जाओ, नोट्स बना के जाओ। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं इनमें से क्वेश्चन है ना बेटा, ना मैं ये कह रहा हूं, ये बेस है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो एक एक ऑप्शन को जज करोगे, एनालिसिस करोगे, तो जो आपके एनालिटिकल थिंकिंग है उसके बेस में ये चीजें काम करती हैं। समझ गए, ये बेस है। अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन को ढंग से समझ पाओगे। एनसीएफ पढ़ना, एनईपी, भाई एनसीएफ से भी ज्यादा 1000 गुनी महत्वपूर्ण है ये एनईपी का मतलब क्या हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बहुत डिटेल से पढ़ के जाओ, अगर ढंग से इसको पढ़ लिया तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने का मजा आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। RT 2009, ये 4-5 चीजें जो मैंने तुम्हें बता दिया, अगर आप ये ढंग से पढ़ते हो तो ऐसा नहीं इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो आप इंग्लिश की पेडागोजी हो, हिंदी की पेडागोजी हो, ईवीएस की पेडागोजी हो, मैथ्स की पेडागोजी हो, या स्वयं सीडीपी हो, सबका बेस ये सारा का सारा है। इससे अलावा आपने अगर जीन पियाजे, वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ लिया तो बेस का काम करेगा। बाकी सभी में भी जीन पियाजे की थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो सभी की पेडागोजी को सेट करती है। बहुत सारे और भी तरीके हैं जो अभी हम नहीं बता पाएंगे, बहुत सारी और प्लानिंग होती है। तो आप चाहे तो परफेक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम तो कंटिन्यू ही बने रहेंगे। आप चाहे तो परफेक्ट एकेडमी की ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद में सेंटर है। आप चाहे तो परफेक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दिया करें अगर आपको लगता है कि यार आपके लाइक इंफॉर्मेशन है तो अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आया, ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो फिर बाकी की कोई चीज आपके लिए बचती नहीं है कि एग्जाम ना निकले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदाई लेता हूं। आप इन चीजों वीडियो को गौर से देखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि आपके किसी ना किसी काम आए। चलो मैं आपसे विदाई लेता हूं, धन्यवाद।